आने वाली संस्कृत डिपार्टमेंट के सेकंड ग्रेड से जो भाग ले रहे हैं उनको एक आशीर्वाद स्वरूप, एक प्रेरणा स्वरूप, एक विदाई का समारोह है ये। तो इस समारोह की शुरुआत जो है वो हम सबसे पहले करेंगे माँ सरस्वती के पूजन से। तो मैं श्रीमान रणवीर जी सर, अर्जुन जी सर, जसवीर जी सर से निवेदन करूँगा कि आप माँ सरस्वती के अगरबत्ती प्रज्वलित कर माँ का पूजन करें और इस कार्यक्रम को शुभारंभ। निवेदन करूँगा कि भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मस्तिष्क अभिषेक, जिसे हम तिलक लगाना भी कहते हैं, वो परंपरा का निर्वहन करें ताकि 29 दिसंबर को एग्ज़ाम है हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट का। तो अपना सारे उसमें प्रतिभागी बनने वाले हैं। उसके लिए सबने अच्छी तैयारी की है, अच्छी तरह सिलेबस को कवर किए, तो उसका एक अच्छा हमारे पास आउटपुट रहे। जिस लक्ष्य से हमने तैयारी की है वो लक्ष्य हमारा 100% प्राप्त हो। तो उस पर एक आज सारांश के रूप में एक चर्चा होने वाली है। तो अपन अगर उस चर्चा को स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने पास ये बात होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमारी जो मनोस्थिति होती है, हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, एक बहुत कन्फ्यूजन लिए हुए, बहुत झुंझलाहट लिए हुए, एक बहुत उतार चढ़ाव लिए हुए होती है कि पेपर कैसा आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उससे हम समस्या को जो है केंद्र बिंदु रखते हुए, उसके निवारण को देखते हुए बात हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जब भी अपन एग्ज़ाम देने जाएं तो पहली स्थिति अपनी ये होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु कच पच, जिसको अपन कहे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री को इक्वेशन आप याद करोगे, मैं 100% कह रहा हूँ, उस समय आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस समय बहुत एक खतरनाक स्थिति में होता है। आपने उसको बहुत सारा डाटा दे रखे हैं। उस समय आपने जब उसको इनपुट दिया कि भी मेरे को तो है वुर्ज रिएक्शन चाहिए, तो वो आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसमें आपके दिमाग में और भी कैलकुलेशन चल रही है। आपके बॉडी के जो हार्मोनल जो एक्सपीरियंस जो सिक्रेशन है वो भी चेंज हो रखे हैं। तो एक तो अपने को उस स्थिति में जाना है कि मेरे को तो याद ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको सब कुछ याद है, आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल स्टोर है। उसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे अपने एग्जाम हॉल में जाएं तो सबसे पहले अपनी सीट देख करके उस पर आराम से बैठे, 2 मिनट का एक अच्छा सा ध्यान करें, अपने मन को बिल्कुल शांत करें, अपने इष्ट देव को, अपने माता पिता को, जो भी आपकी जो है पूजनीय है, आप उनका अच्छी तरह स्मरण करें, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लें आप। फिर आप इत्मीनान से पेपर सोल्व करना स्टार्ट करें। जब आप पेपर खोलते ही आपके दिमाग में एक और समस्या आएगी। सबसे पहले आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, बाई चांस आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वहाँ अपने को अपना मोरल डाउन नहीं करना। वहाँ हमें ये सोचना है कि ये तो मेरे को नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा। और बायोलॉजी में केमिस्ट्री अच्छी थी, मैं अच्छी करके गया था, मेरे को बायोलॉजी में समस्या थी, तो मैंने बायोलॉजी भी उसी तरीके से तैयार कर गया। और कोई ये बच्चा सोच ले कि नहीं मैं तो तीनों में एक जैसा हूँ, ऐसा तो बहुत कम होता है। कोई जीनियस बच्चा हो या जिसने पहले अच्छी तैयारी कर रखी हो, वही बच्चा हो सकता है। तो अपने को पहले तो ये स्ट्रेस नहीं लेनी कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं उस क्वेश्चन में जितने प्रतिभागी एग्जाम में बैठे हुए पूरे राजस्थान में वो भी फंसेंगे एक बार। तो अपने को उस क्वेश्चन पे टाइम खराब करने की बजाय हम पेपर पे आगे की ओर बढ़े। तो पहले स्टेप में हम सारे वो क्वेश्चन करें जो हमें अच्छी तरह कन्फर्म पता है कि इसका आंसर यही होगा।
वो करने के बाद आप देख लें कि आपने जो है सारे क्वेश्चन आपको जो आ रहे हैं वो आपने कर लिए। उसके बाद में आप उन क्वेश्चनों की ओर मूव करें जहां आपको लगता है कि यहाँ 50-50 चांस है भी, ठीक है 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो उन पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, बिल्कुल शांत मन से उन पे विचार करना है। तो वो क्वेश्चन जब आप करोगे तो वो भी आपको एक अच्छी मार्किंग देने वाले हैं। अब वहाँ उसके साथ में कुश्ती वाली कंडीशन नहीं करनी है कि मैं तो उसको करके आगे निकलूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। अपने से हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, दिमाग में देख लिया, क्लिक नहीं हो रहा है, एक बार छोड़ दो उसको, आप आगे वाले पे चले जाओ। फिर दूसरी गड़बड़ अपन कहाँ करते हैं, हमने क्वेश्चन कर लिए, फिर आप पूरा पेपर सोल्व कर लिया, अब हमें ओमार भरनी है। जब आप ओमार भरो बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं तो आप तो ओमार बिल्कुल सीधे से लगोगे, तो आपके जो क्वेश्चन की जो एक सीरीज है ना वो आगे पीछे हो जाएगी। और आपको पता है कि ओमार वहाँ एक बार ही मिलती, दोबारा ओमार मिलने का कोई चांस नहीं। तो ओमार जब आप भरे तो आप अच्छी तरह देख लें कि मैं 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर भर रहा हूँ, तो वो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर भरा जा रहा है क्या। ऐसा नहीं है कि 7 नंबर का भर रहे हैं और पहले पर 6 नंबर छोड़ रहा तो 7, ठीक है 5 किया, 6 नंबर छोड़ा और 7 नंबर का भरना है तो 7 नंबर वाला हमने 6 नंबर में भर दिया। अगर एक बार भरा गया तो उसका वहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल भी वहाँ जो है हतोत्साहित नहीं होना है कि मेरे जो है कुछ याद नहीं है, सब कुछ याद है, सब पढ़ के जा रहे हैं। जो पेपर दे रहा है, देने आया है, वो सब पढ़ के आए हैं, ऐसा है एक भी नहीं है जो नहीं पढ़ के आया है, ठीक है। कोई अच्छी तरह पढ़ के है, कोई सुपरफिशियल पढ़ के है। जो डीपली पढ़ के गए अच्छी जिसकी तैयारी है उसका श्योर सिलेक्शन होगा, एवरेज पढ़ के गया उसका भी सिलेक्शन होगा। बात इतना है कि आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जिनका अच्छी तरह पूरा सब्जेक्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उस दिन वो हड़बड़ा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी गलत करके आते हैं। हमारे साथ छापर से एक मैडम थी, चांगल नाइयों की मैडम थी, मैथ की, मैं कह रहा हूँ पिछली भर्ती में वो विशेषता ध्यान रखी। नेगेटिव मार्किंग पे अपने को विशेषता ध्यान रखना है, नेगेटिव तो अपना होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ठीक है हमने 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर लिए और अब जो है हम स्टार्ट उन क्वेश्चनों में हो गए जो हमें क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी नहीं आते, तो हम सोचते हैं टाइम पड़ा है हमारे पास, टाइम तो बचेगा, कन्फर्म सी बात है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा कर लेते हैं। फिर हम तुक्के लगाने स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 में क्वेश्चन लगाएंगे, 2 में लगाएंगे, 3 में लगाएंगे, 4 में लगाएंगे, ऐसे करते करते हम 15, 20, 25 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं। फिर वो 25 क्वेश्चन अपने को इतना बेग डाल के छोड़ते हैं कि हमारी खुद की कहानी समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। उनको रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब है कि हम गलत नहीं करें, उसको नहीं आता छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये श्योरली बात है कि जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो ये मान लो वो क्वेश्चन पूरे राजस्थानी के लिए समस्या बना हुआ है, उसकी लैंग्वेज उसमें समझ में नहीं आएगी। जब आप पूरा कर लें, पुनः उस क्वेश्चन को देखें और फिर अगर आपको लगता है कि मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ तो आप उसका आंसर निकालें और पूर्णतः आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ इसका आंसर यही है, कोई करे। नेगेटिव मार्किंग मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 2 क्वेश्चन भी नेगेटिव करते हो तो बहुत गलत बात है। ऑप्शन सिलेक्शन वाले आज का जो कंपटीशन अगर हम देखें तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए हमारे पास एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, और स्मार्ट तरीका यही है कि हम पहचान सकें कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो इस क्वेश्चन को टच कर रहा है, उसी ऑप्शन को ही हमें सिलेक्ट करना है। मैं जब तैयारी करने इधर आया था, मैं इससे पहले सीकर था, केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, फिजिक्स थी, मैंने इनके पास आया, मैंने कहा गुरुजी मेरे को बायोलॉजी नहीं आती और कुछ भी नहीं आती थी मेरे को। मैंने कहा इतने क्वेश्चन बता दो कि मेरे 12-13 क्वेश्चन बायोलॉजी में सही हो जाए और मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। तो मैं इनके पास, मेरे आने का टाइम हुआ था रात को 9 बजे हुआ करता था, दिन में नहीं आता था इनके पास कभी। मैं रात को 9 बजे आना, आकर के इनसे टॉपिक निशान लगा लेता सर ये, तो इन्होंने मेरे को 5-4 टॉपिक बताए, वो इनका अनुभव ही था, और उन 5-4 टॉपिक से 18 क्वेश्चन मेरे बायोलॉजी में सही हो गए। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ये प्रेरणा स्रोत है, या ऐसे कहूँ कि मेरी सफलता में जो सबसे बड़ा अहम योगदान है वो इन्हीं का है। तो अपन कई बार क्या है, हम उलझ जाते हैं कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा, हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। अगर नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित जो भी टीचर आपके पास हैं, आपके जो गुरु हैं, जरूरी नहीं है कि वो रणवीर जी सर हो, दुलचंद जी, जो भी, मेरा कहने का मतलब है अब उनके सामने जाके अपनी समस्या रखो। मैं रणवीर जी को बिल्कुल नहीं जानता था, मैंने ऐसे सुना था रणवीर जी यहाँ पे कोई ऐसे तैयारी करवा रहे हैं, मैं इनके पास आया, हमारा पहले कोई आपस में लिखना था। जब मैंने इनसे बात की, पता चला भी वास्तव में अनुभव इनको है, तो अपनी इनसे नैया पार हो सकती है। तो जिनसे नैया पार हो सकती है उनके आगे हमारी कमजोरी रखने का हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और एक शिक्षा के स्वरूप बच्चों को बातें बताएं कि एक अच्छा रिजल्ट वो बच्चे दे सकें। तो बताने लायक कुछ छोड़ा नहीं है, दुलचंद जी ने भी और सर ने भी बहुत आपको कुछ बात बताया है और अपने अनुभव है जो आपसे शेयर किए।
बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि आज का जो अपना प्रोग्राम है, मुख्य उद्देश्य यही था कि हमने बैच 10 अक्टूबर के लगभग शुरू किया था, जिसमें 3 बच्चों से मैंने शुरू किया था अब की बार, और वो जिसमें से 1-2 बच्चियाँ तो बैठी होंगी, पर मीला थी, 1-2 बच्चियाँ और थीं, 3 बच्चे थे, उसके बाद 8 हो गए थे लास्ट में। तो उस समय भी मैंने, हालांकि पिछली बार भी जब हमने बैच शुरू किया था, उसमें जब भी अपने कोई काम करते हैं तो उसको जब तक लास्ट समय तक उसको पूरा ना करें, ये पूरा काम हम कर चुके हैं। हमारी तरफ से जो हमने करना था हमने हमारी तरफ से 100% किया है, लेकिन अंतिम काम है कि विदाई, वो लगने को, हालांकि अपने को ऐसा लगेगा कि ये जो शब्द है वो अपने आप में एक दुखदाई है। विदाई शब्द ऐसा नहीं है कि बहुत अपने को खुशी हो रही है, मेरे को भी दुख, वैसे खुशी है कि हम जो बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं वो आगे जाके ग्रेड 2 ग्रेड 1 जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके उस पद पर वो चयनित हो। हम हमेशा ये सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा आया लगे नहीं हमारे पास ही रहे, ऐसा कोई नहीं सोचता है। जो वास्तव में यदि शिक्षक है तो मैं तो ये जानता हूँ, तो हमारे लिए एक तरह से दुखदायी इसलिए कह रहा था मैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे जिस दिन आए थे अक्टूबर, हालांकि उस समय का मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, 1 साल का समय आपको भी नहीं चला होगा। 10 अक्टूबर आज 1 साल 2 महीने का समय हो चुका है, लगभग उससे ज़्यादा ही बीत चुका है। और आपने उस समय में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, चाहे आपने टेस्ट के माध्यम से सीखी हो, आपने हमारे से बात करने के बाद किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़े हैं, तो आपने बहुत सी चीज़ें हमसे सीखी है। हमने भी पूरा प्रयास किया है कि आपको जितना हम हमारी तरफ से कर सकते हैं, हमने और हमारी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके जैसे भी हो सकता है, जैसे हमें समय मिला है उस अनुसार हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से विदाई का प्रोग्राम रखा है। उसके साथ साथ बहुत सी जो छोटी छोटी बातें दुलीचंद जी ने और हमारे सर ने बहुत सी आपसे शेयर भी की है कि बहुत कुछ आने के बाद भी हम बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। ज्ञान है हमारे को, आपने पढ़ा है, लगभग साल भर से आपने टेस्ट दिए हैं, कोचिंग कर रखी है, बहुत सी चीज़ें हमने कर रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लास्ट समय के अंदर कुछ गलतियां कर बैठते हैं पेपर के अंदर। तो अब हो सकता है कि अपने पेपर के 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊं कि क्या पता याद रह जाए। कोशिश करनी है, आपको याद रखनी है वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ज़्यादा का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले 10-12 घंटे पढ़ रहे हो और अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे आप समय बढ़ाएं। समय बढ़ाना है, लेकिन पॉजिटिव रूप से इस तरीके से बढ़ाना है कि 12 है तो 13 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले 12 पढ़ रहे तो 20 पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती हमें अब नहीं करनी है। जिस रफ्तार से आपकी जो चल रही है तैयारी, उसको उसी रफ्तार से हमें रेगुलरिटी रखना है, नियमितता देनी है। तो अब जो चीज़ें, अब सर ने जैसे आपको पेपर सॉल्यूशन के बारे में बताया कि हाँ प्रश्न के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताई, आपने देखी भी हैं, टेस्ट के माध्यम से आपने शुरू से उसको गौर भी किया। यदि आपने टेस्ट प्रॉपर दिए हैं, जिस उद्देश्य से आप सूरतगढ़ आए थे, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लगभग बच्चे जो सूरतगढ़ आते हैं उनका अधिकतम उद्देश्य ये होता है कि हमें अच्छे टेस्ट पेपर मिल जाएं, क्योंकि शुरू से ही यहाँ का ये रुझान रहा है कि हमेशा से किसी ने भी लगभग, चाहे आप SST विषय से आए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से आए, चाहे ज्योग्राफी से आए, चाहे आप साइंस से आए, मुख्य उद्देश्य होता है कि हम वहाँ सूरतगढ़ जा रहे हैं तो हम टेस्ट देने जाएंगे। तो उसमें वो बातें अब बीत चुकी है। हालांकि हम सारी बातें अब ऐसा नहीं कहेंगे। बहुत से बच्चों ने, जैसे रेगुलर ऐसे भी बच्चे थे हमारे साथ, हमारे पास, जिन्होंने शुरू किया बैच, लेकिन फीस देने के बाद वो आई नहीं कभी टेस्ट देने के लिए। 100 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, जयपुर तक के बच्चे यहाँ बैठे, जोधपुर से, बाड़मेर से। तो उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि वास्तव में जो बंदा, अगला व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, हमें भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। हालांकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की एक विशेषता है कि लगभग ईमानदार रहे हैं। 1-2 को अपने छोड़ दे तो लगभग बच्चों ने रेगुलरिटी और नियमितता रखी और प्रयास किया है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है पॉजिटिव की हमारा हमें कुछ सीखना है और सीखे भी हैं। अब हम मुख्य मुद्दे पर आए कि पेपर के अब लगभग आप मान के चलें तो 12 से 13 दिन का समय बचा हो, किसी का यहाँ भी है, तो 27 के बाद लगभग ये मान के चलो हम पढ़ाई उस व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे पास 22 दिन का समय बचा हुआ है। तो
तो 12 दिन का जो समय बचा हुआ है, उस 12 दिन के समय में आप इस प्रकार से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। अब आपको एक तो बहुत सी, हालांकि मैं बहुत बार हर एक वीडियो के अंदर आपको ये बात हमेशा कहता हूं कि आपको विश्वास बहुत जरूरी है। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां से भी आप जुड़े हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको उस गुरु के प्रति या उस संस्था के प्रति आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। भाई उन्होंने मेरे को ये दिया है, मेरे को यही पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम जैसे जैसे समय बीतता है तो दबाव आएगा, ये कन्फर्म है। आप मान के चलो, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी है, चाहे जो बच्चा ये मान रहा है कि मेरे को सारा कुछ आ रहा है, लेकिन वो भी लास्ट में डर रहता है उसके कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में या पेपर के, जब पेपर हमारे सामने आता है, तब वो स्थिति सारी स्पष्ट हो जाती है। तो वो चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दो कि मुझे नहीं आ रहा है, ये सब तो आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है। आपको यही रखना है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, चाहे आपको नहीं भी आ रहा है तो भी ये रखना है कि मुझे सब कुछ आ रहा है। क्योंकि पॉजिटिविटी, जब तक धनात्मक हम नहीं रहेंगे उस टॉपिक के प्रति या उस कर्तव्य के प्रति, तो हमें पहले ही डिमोलाइज की स्थिति रहेगी। हम ऐसे सोचेंगे यार क्या पता क्या होगा। तो आप सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 12 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर पॉजिटिव रहना है और जितना उसके कम से कम लोगों के संपर्क में रहना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, चाहे आपके दोस्त हैं, परिवारजन हैं, जो भी हैं, तो आपको अलग अलग राय देने वाले व्यक्ति वहां मिल जाएंगे। आप चाहे बाहर चाय की थड़ी पर भी अपने बैठते हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि यार आपका जो दोस्त है या जो साथी है आपके साथ तैयारी कर रहा है, कहेगा यार तेरे फिजिक्स का, अब वो चीजें चर्चा करने का समय नहीं है कि अब तेने फिजिक्स में कितना पढ़ लिया, बायो में कितना पढ़ लिया, कितना हो गया, क्योंकि वो तो बीत चुका है समय। अब तो हमें ये देखना है कि पढ़ लिया उसको समेटना कैसे है, लास्ट टाइम उसका रिवीजन कैसे करना है, या यूनिट छोड़ ही दी तो उसको छोड़ दी। अब आप चर्चा करोगे, सिर्फ समय खराब होगा, टाइम खराब होगा और दिमाग खराब होगा। सबसे बड़ी बात क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे आप विचार करोगे, ये निर्णय तो आप आज से 6 महीने पहले ले चुके हो कि मुझे फिजिक्स की वो यूनिट नहीं करनी, मुझे बायो का वो टॉपिक नहीं आता, तो नहीं आता। अब आप 5 दिन 10 दिन के अंदर केवल अपना दिमाग डाइवर्ट करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। अब तो जो चीजें हमने पढ़ रखी है, चाहे आपने कितना भी टॉपिक पढ़ रखा है, उसको आप स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से अभ्यास उसका करना है। अब इसके साथ साथ कि जैसे कंटेंट, अब मार्केट के अंदर जैसे आप जाते हैं शाम को, जब भी आपको समय मिलते जाते हैं, जरूर जाते होंगे, क्योंकि नई पुस्तकें आ जाती है 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में। मुख्य रूप से करंट की तो आ ही जाती है, और नहीं तो अपने क्या सोचते हैं कि यार अपने ने पहले तो ये चीज पढ़ी है, अब ये करंट की मुमल की आ रही है, आज ये इसकी आ रही है, आज उसकी आ रही है, अपने दिनों दिन उसको खरीदते जाते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, उस नई चीज की तुलना में यदि आप उन चीजों को, जो पुरानी चीजें आपने पढ़ रखी, चाहे आपने नोट्स पढ़ रखा है, कोचिंग से पढ़ रखा है, सेल्फ पढ़ रखा है, वो सारी चीजें आप खुद कोशिश ये करें कि अपने को वो चीजें ही पढ़नी है। रिवीजन उन्हीं चीजों का करना है जो आप पहले लगातार पढ़ते हैं। सबसे मुख्य चीज ये है कि हमें नई चीज, नई विषय वस्तु बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। सबसे पहला पॉइंट ये। उसके बाद अब जो बचा हुआ समय है, 12-13 दिन का समय है, उसके अंदर जितना उसके आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाल सकते हैं पॉजिटिव रूप से। जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक से आप कर रहे हो, तो उनके पॉजिटिव प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, जैसे कई बच्चे कहते हैं भी मेरा सिलेबस तो पूरा हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर जो पुराने पेपर्स हैं, पुराने पेपर जो हुए हैं, आपके पास कोई बुक है या आप खुद आरपीएससी की जो साइट से पेपर डाउनलोड, किसी भी माध्यम से आप उन प्रश्नों को जरूर हल कर सकते हैं टॉपिक वाइज। उससे आपको क्या होगा कि जब हम पेपर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, क्योंकि लगभग पेपर का जो स्तर है, जैसे दुलचंद जी ने बात की कि सारा पेपर हार्ड नहीं होता, सारा इजी नहीं है, एवरेज पेपर आएगा अपना। पहले क्या था, जब मैंने 2016 में पहली बार परीक्षा दी थी, 2016 में बीएड, तो उस समय पेपर का पैटर्न क्या था, थोड़ा सा अलग था। सारे साइंस के बैठे मुख्य रूप से, तो उसमें क्या था कि फिजिक्स के प्रश्न 30 आया करते थे उस समय। उसके बाद केमिस्ट्री और बायो के लगभग 50 के आसपास थे और 20 टीचिंग मेथड के, तो वो सेम पैटर्न था। तो उस समय क्या था कि पहले फिजिक्स का था, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, या पहले बायो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग थे। तो हमें पहले से आराम से पता चल जाता था कि पेपर का स्तर कैसा है, और अपने को जो पार्ट नहीं करना उसको अपने छोड़ देते हैं। तो अपने जैसे अपने को बायो मजबूत अपना सब्जेक्ट है, तो अपने बायो के प्रश्न जितने आ रहे उतने किए, बाकी सारा छोड़ दिया। इसी तरह हमने केमिस्ट्री को देखा, केमिस्ट्री में जितने प्रश्न आ रहे उतने किए और छोड़ दिए। फिजिक्स को देखा, जितने आ रहे किए, छोड़ दिए। इसी तरह टीचिंग मेथड पे हो गया, तो पूरा पेपर अपने ने सॉल्यूशन कर दिया, टिक लगा दिए, ओमार वर्दी, पेपर कंप्लीट। लेकिन 2018 में
पहली बार ये ऐसा हुआ कि उन्होंने पेपर का एक तो पैटर्न ये बदल दिया कि हम बीएससी और 11वीं 12वीं का कुछ नहीं समझेंगे, हम तो हमारी जहां मर्जी आएगी वहां से प्रश्न देंगे। पहले ऐसा पैटर्न था कि आपको 12वीं 11वीं के सिलेबस से इतने प्रश्न मिलेंगे और बीएससी के सिलेबस से इतने प्रश्न मिलेंगे, तो वो पैटर्न भी उन्होंने चेंज कर दिया। उसका प्रभाव आपने 2018 वाली सेकंड ग्रेड में देखा है अच्छी तरीके से। हालांकि पोस्टें खूब थी, 2018 में भी लगभग 1165 पोस्टें थी और 22 में थी लगभग 1500 की कुछ ऐसी पोस्टें थी। लेकिन उसमें कारण क्या हुआ, पैटर्न चेंज, बच्चे हड़बड़ा गए। हड़बड़ाने का कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो पहले इसमें यह भी आया कि सर पेपर हार्ड था। देखो पेपर थोड़ा सा जरूर हार्ड था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था कि अपने केवल 40% प्रश्न नहीं कर पाए। भाई अपने ने पूरे साल तैयारी की है, बच्चे अनुमान नहीं लगा पाए। सही बात तो ये थी कि बच्चे हड़बड़ाहट ऐसे गए, अनुमान नहीं लगा पाए कि पेपर का स्तर कैसा है, वो पेपर को पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि किसी के तो शुरू में फिजिक्स के जैसे उसमें शुरू में हार्ड प्रश्न आ गए, जैसे पेपर खुला मिक्स प्रश्न थे, 1-2 प्रश्न नहीं आए तो उसका दिमाग वैसे हो गया कि यार पेपर तो बहुत हार्ड है। तो उसकी दिमाग की जो शैली है वो इसी प्रकार से विकसित हो गई, उस पेपर के प्रति नेगेटिविटी इतनी आ गई कि उसने छोड़ दिया कि यार मेरे को तो नहीं आ रहा, या फिर आए तो उन्होंने जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्न कर दिए। का पेपर हमें जो प्रश्न करने होते हैं वो लगभग 70 से 80 होते हैं। अब तब तक का मैं बता रहा हूँ 150 में से 70, 80 और अधिकतम 90, 70 से लेकर 90 प्रश्न तक का हमारा क्राइटेरिया होता है और हमारे इतने ही सही होते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ पिछले 2 पेपर से एवरेज। हम शुरू से क्या करते हैं कि उस पेपर में पढ़ते नहीं है, सीधा टिक करना शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आप सबसे पहले पूरे पेपर को आप आराम से देखेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे आप, क्योंकि समय की चिंता, समय का मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि समय बहुत मिलेगा आपको, 3 घंटे समय बहुत ज्यादा है। तो आप सबसे पहले पूरे पेपर को देखें, क्योंकि कुछ एक सवाल बारीकी से यदि आप पेपर को देखोगे तो 2-3 सवाल उस पेपर में ऐसे होंगे जो आपको पुराने जो आगे के पेपरों आगे के जो प्रश्न हैं उनमें उनके उत्तर छिपे हुए होते हैं। आपने हमारे टेस्ट के अंदर भी या जहां भी आपने पुराने पेपर भी देखे होंगे कि ऐसे 2-3 प्रश्न आपको हर बार मिलते हैं, तो वो 2-3 प्रश्न भी आपके सही हो जाएंगे। और आप क्रम से यदि करते जाओगे तो आप तो उसकी होमवर्क भी फिल कर चुके होंगे, तो आपका वो प्रश्न सही नहीं होगा। ये 2 प्रश्न तो आप ऐसे 2 प्रश्न आपको 101% मिलेंगे पेपर के अंदर, दोनों तीनों सब्जेक्ट में मिला के, कि ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको वास्तव में प्रभावित करेंगे, बताएंगे कि हाँ इसका उत्तर तो इससे हो रहा है, मतलब एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से होगा। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपस में, जैसे फिजिक्स का एक आधा टॉपिक ऐसा होगा जो केमिस्ट्री में है, बायो का एक आधा टॉपिक ऐसा है जो केमिस्ट्री में है ऐसा टॉपिक, जैसे J1 है। तो वो टॉपिक क्या है, आप यदि पूरा पेपर सबसे पहले बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो ऐसी समस्या आपकी नहीं आएगी। उसके बाद जो उत्तर आपको आ रहे हैं, जो प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है, उनको आप टिक कर लें आराम से, पहले पेपर के ऊपर टिक कर लें निश्चित रूप से, बड़े पेन से करो, पेंसिल से करो उसको। चाहे आपको 60 प्रश्न आ रहे हैं या 70 प्रश्न आ रहे हैं, उसको आप आराम से अपनी होमवर्क शीट में फिल कर लो, ताकि वो 60 प्रश्न तो हमारे पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले सोचते रहो और लास्ट में 10, 15, 20 मिनट रह रहे हो होमवर्क भर रहे हो, ऐसा गलती आपको नहीं करनी। ऐसी गलती मैं बहुत से उदाहरण आपको बता सकता हूं, जैसे सर ने आपको बताया है। हर बार ऐसा होता है कि 2-3 बच्चों के, जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था मेरे पास कि बहुत अच्छे बच्चे थे, वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण लास्ट टाइम में वो गड़बड़ होगी। तो ऐसी गड़बड़, वो धोखा है ना, वो इतना बड़ा धोखा होता है कि हमें अपने कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जो बच्चा तैयारी करके जा रहा है और रैंकर बच्चा है, जैसे कह रहा है कि 10 में 40 में 30 में उसकी रैंक आ रही है और उसका सिलेक्शन ना हो, तो आप क्या कामना करो, क्या सोचोगे उसके बारे में, मतलब तो कल्पना नहीं कर सकते अपने। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके बाद जैसे आपको पेपर मिला, आप पेपर हॉल से पहले की हम बात करें, आप जिस दिन 1 दिन पहले पेपर से ठीक 1 दिन पहले की मैं बात करूं, तो आपको आराम है, बहुत ज्यादा नींद नहीं, खूब नींद लेनी है आपको, उसे जागना नहीं है देर रात तक। ऐसा नहीं है कि सुबह, क्योंकि हमारी आदत होती है, जैसे दुलचंद जी, मैं भी इसका पीड़ित रहा हूं इस आदत का, कि एग्जाम हॉल के बाहर आदत थी। 2016 वाले पेपर में मैं भी बैठा था बाहर किताब लेके, क्योंकि पहला एग्जाम था, इतना अनुभव नहीं था, पता भी नहीं था वास्तव में। हालांकि होता कुछ नहीं है, वो वहम है। आप उस समय कुछ याद नहीं कर पाओगे, न आपको याद रहेगा, केवल आपको जो याद रहा हुआ वो भी भूलोगे आप उस समय। आप किताब लेके यदि उस समय बैठोगे 10-15 मिनट 20 मिनट, तो आपको विचार, उल्टे विचार आएंगे, सोचेंगे यार, क्योंकि पढ़ा नहीं जाएगा, केवल आप पेज पलटोगे। क्योंकि जब आप J1 पढ़ोगे तो आपको लगेगा मेरे को तो बहुलक नहीं आ रहा। जब आप बहुलक पढ़ोगे तो बायो की किताब निकालोगे, यार वो बायो वाला टॉपिक भी छूटा, वो भी नहीं। अपने न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं फिजिक्स का, केवल वो चीजें, केवल आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने सही तरीके से
1 साल तक आप जैसे रेगुलर पढ़ाई आपकी की हुई है तो उन चीज़ों का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, आप नहीं भूलने वाले। क्योंकि पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन उसके रहेंगे, तो आप आराम से उसकी पहचान कर सकते हैं। एक बात सर ने ये भी बताई कि पूरे पेपर के अंदर सारे प्रश्न, जैसे आजकल ट्रेंड है, पहले तो नहीं था, 2016 से पहले के जो पेपर आप आरपीएससी के देखोगे 11 का 12 का 13 का बिल्कुल सीधे प्रश्न पूछे हुए, कोई ऐसा 1 2 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा है या ना ऐसे उत्तर है। लेकिन आजकल कूट वाले प्रश्न आते हैं तो वहां भी समस्या आ जाती है कि कूट, लेकिन आप उन प्रश्नों को देखकर डरना नहीं है क्योंकि उन कूट वाले प्रश्न बहुत आसान दिए जाते हैं। हालांकि मैं तो टेस्ट में हार्ड देता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वहां बहुत आसान होंगे। आपका 1 मिलान वाला आपको आ रहा है ना तो वो पूरा लगभग प्रश्न सही हो जाएगा। यदि 2 आ रहे हैं तो 100% आपका वो प्रश्न सही होगा। तो अपने उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, मुख्यतः कूट का प्रश्न देखकर आप कूट के प्रश्न को देखें और पूरा पढ़ें तो वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, आपका नंबर देके जाएगा वो। इसके साथ साथ ये हम बात कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन की, मतलब जब आप होल समय बैठे हुए हैं उस समय आपको किस प्रकार से पेपर को मैनेज करना है, क्योंकि ये लगभग आप मान के चले तैयारी से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि तैयारी आपने कर रखी है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खूब तैयारी करके जाते हैं, खूब पढ़ के जाते हैं, लेकिन पेपर के समय घबरा जाते हैं पहले दिन, या बहुत सी ऐसी चीजें मैंने देखी है पेपर हॉल में, आपने भी देखा होगा पुराने जब आपने पेपर दिए हैं पिछले पेपर, तो एक आधा कैंडिडेट आपके रूम में ऐसा मिलेगा जो स्थिति आती है कि पेपर को देख के भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है जब अपने बहुत ज्यादा दबाव और बर्डन ले लेते हैं अपने दिमाग के ऊपर के नहीं। आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ कि 1 दिन पहले आपको खूब नींद लेनी, क्योंकि हमने खूब साल तक खूब रातें काली की है। आप 1 दिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप आराम से पॉजिटिव रह के उस पेपर को हल करोगे तो 100% आपका पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ अब जो बचा हुआ 10-12 दिन का समय है उसके अंदर आपको पहले भी मैंने बताया भी था, अब फिर बता रहा हूं कि आप उन चुनिंदा टॉपिकों का चयन कर सकते हैं जो टॉपिक आपने काफी लंबे समय से पहले पढ़ रखे हैं, मतलब 1 महीने 1.5 महीने से जिनका कोई रिवीजन नहीं हुआ है, उन टॉपिकों का आप चयन कर लें ताकि आपका समय खराब नहीं होगा। क्योंकि कई बार वही स्थिति है कि जब हम पेपर को लास्ट 10-12 दिन में पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये ऐसा प्रतीत होता है, कई बार लगता भी है कि हम पेज पलटते हैं, कारण कि कभी हम किसी टॉपिक पे जाते हैं कभी किसी टॉपिक पे जाते हैं, कि हमें ऐसा ही लगता है लास्ट टाइम में कि हमने कोई भी प्रश्न है जो नहीं आ रहा है और कोई भी टॉपिक मेरा तैयार नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि आप इस प्रकार से, मैं मेरे अनुभव से बताऊं तो आप उन टॉपिकों का पहले पेज पे लिख लें, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का उनका चयन कर लें कि मेरे को तो इन 12 दिन में ये टॉपिक पढ़ने, चाहे मेरे को आ रहा है चाहे मेरे को नहीं आ रहा है, तो गारंटी दे रहा हूं आपको कि 12 दिन आपके खराब नहीं होंगे। 12 दिन आप पढ़ोगे और होना ऐसा भी नहीं है कि आप 12 दिन मान लो एक जैसे पेज पलटने वाला मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये कभी केमिस्ट्री का एक टॉपिक देख लिया क्योंकि हमें लगेगा कि ये भी नहीं आ रहा, लेकिन आप 12 दिन के अंदर 4-4 टॉपिक भी सिलेक्ट करते हो तो आपके 12 टॉपिक और टीचिंग मेथड आपका पूरा निकल जाएगा इस समय में, तो आप आराम से बहुत सी चीजें आप कवर कर पाएंगे इससे। और यदि आप अपने तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे यदि आपको वो स्थिति नहीं है, दबाव नहीं आ रहा है, कोई चीज चिंता नहीं है, आप आराम से स्मूथली पढ़ रहे हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो, किसी की ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि दिक्कत आ रही है कि हमारी वही समस्या की पढ़ नहीं पा रहा हूं उस चीजों को, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि उन टॉपिकों का आप चयन कर लें और आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें, तो आपका मन लगा रहेगा कि हाँ वो तो मैं पहले पढ़ चुका हूं, अब मेरे को ये केवल 16-17 टॉपिक ही पढ़ने, तो वो टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आराम से आप अच्छे से कवर कर पाएंगे उन चीजों को। तो ये इस छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर सॉल्यूशन के अंदर हमारी बहुत मदद करती है। और अब जो 10-12 दिन का समय है इसमें करंट का जैसे बात करूं मैं, करंट अफेयर जीके का, जैसे पहला पेपर हमारा जीके का है, जीके के अंदर आप करंट अफेयर्स के रूप में चीजों को आपको पढ़ना है जरूर, क्योंकि अभी 10-12 दिन का समय है, सारी चीजें आप पहले तो देख चुके हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं, हिस्ट्री के जो राजस्थान हिस्ट्री में है, कला संस्कृति के हैं, उन टॉपिकों में भी आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनका रिविजन जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि कला संस्कृति के अंदर देखें अपने, तो आपने चित्रकला का टॉपिक देखा होगा, उसमें आजकल क्या ट्रेंड है कि चित्रकार पूछते हैं लगभग, तो वो चीज आप लास्ट टाइम में थोड़ा सा देख लें तो मदद हो जाती है हमारी, याद रह जाती है।
या वन विभाग की जो वन रिपोर्ट है, जिसको हम वन वाला टॉपिक बोलते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो आप लास्ट टाइम में देख सकते हैं। जनगणना का जो टॉपिक है वो भी डाटा के आंकड़े हैं, लगभग सीधी कभी प्रतिशत पूछते हैं, कभी आपको जिलों का आंकड़े पूछते हैं, तो वो भी टॉपिक ऐसे हैं जो आप लास्ट टाइम में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे टॉपिक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस समय के अंदर जो 10-12 दिन है, इसमें आप अपना एक अलग टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि हमें इन टॉपिकों को तो जरूर पढ़ना है। बाकी आपके पास यदि समय है, बहुत से ऐसे छात्र भी हैं, छात्राएं हैं जो 10-12 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवीजन कर देते हैं। मैंने ऐसा देखा है। कारण पता है क्या? क्योंकि वो लंबे समय से उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो 10 दिन के अंदर बहुत सी बार बात होती है कि 10 दिन रहे सर, 10 दिन में तो मैं एक बार और निकाल दूंगा। यदि ऐसी स्थिति है तो उसको तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपने हिसाब से पढ़ रहा है। तो वो जो अपना उन्होंने टाइम टेबल सेट कर रखा है उस अनुसार आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं और कम अनुभवी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा इन 10-12 दिन के अंदर मुझे ज्यादा अव्यवस्था हो रही है पढ़ने में, तो आप इस रूल से भी अपना जो समय है उसको आप बचा सकते हैं। बाकी इससे पहले आपको बहुत सी बातें सर ने बताई हैं। आज जो इसलिए मैंने ये 10-12 दिन पहले प्रोग्राम रखने का उद्देश्य यही था कि आप पेपर का जो मैंने बताया अभी आपको कि पेपर सॉल्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये आप यदि नहीं सीखेंगे या नहीं ध्यान में रखेंगे तो लास्ट टाइम में बहुत आपको आता होगा, लेकिन हमारा जो पेपर में जो मिस्टेक है, एक ओएमआर वाली जैसा क्रम में सर ने बताया कि ओएमआर का जो क्रम, पेपर करने का जो क्रम है, तो आप पहले टिक कर सकते हैं पेपर के अंदर प्रॉपर। आप यदि पेपर में टिक करेंगे तो आपको ये समस्या भी नहीं आएगी, आप गलतियां नहीं करेंगे उसके अंदर भी, क्योंकि ये समस्या लगभग आ जाती है। क्योंकि टेस्ट में आप यहाँ टेस्ट देते तो उस समय ओएमआर आपको नहीं मिल जाती है, भी सर ये मैंने गलत भर दिया, आप ओएमआर तो बदल दें। लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं होती। नियम है कि आपको ओएमआर दोबारा मिलती नहीं, और विशेष परिस्थिति होने पर ओएमआर मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके समय बहुत खराब। आपको आधा पौना घंटा वो साइन करवाएंगे, पता नहीं कहाँ पर, बहुत समय लगा देंगे कि यहाँ साइन करो, ऐसे करो, फिर वो बात करते हैं, तो लगभग आपका आधा पौना घंटा वो खराब कर देंगे। आपको रूम से बाहर लेके जाएंगे, फिर कहीं बात करेंगे, कभी सुपरवाइजर से पूछेंगे, कभी कहीं पूछेंगे इसकी ओएमआर में ये स्थिति है, बदलें कि नहीं बदलें, बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में आप सबसे पहले आपका जो पेपर है, पेपर पर आप निशान लगा सकते हैं। आपको डर है तो आप कच्ची पेंसिल ले जाएं साथ, कच्ची पेंसिल से कर सकते हैं। कच्ची पेंसिल से आप या पेन से टिक कर लें भी ये मेरे को पक्का प्रश्न आ रहा है। अब समय क्या होता है कि जैसे साइंस के पेपर में लगभग पेपर आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ, और आप फील कर लेंगे 29 तारीख को आप खुद ही बता देंगे सर 1.5 घंटे का समय लगा है हमें। 1.5 घंटे में आपका पेपर, कन्फर्म कह रहा हूँ, आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि आने वाले प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं कि 70 से 90 रहेगी, तो 90 प्रश्न हल करने में अधिकतम 2 घंटे, अधिकतम। उसके बाद जो 1 घंटा बचा हुआ है ना, उस समय भी एक समस्या आती है कि जैसे हॉल के अंदर 24 बच्चे बैठे हुए हैं या 28 या 30 बच्चे जो बैठे हुए हैं, तो उस समय हम दूसरे की तरफ देखते हैं भी उसका तो पेन चल रहा है, क्योंकि हमें दूसरे को देख कर करने की आदत पड़ी हुई है ना। तो हम उस समय ये देखते हैं कि उसका पेन चल रहा है यार, कम ना पड़ जाए नंबर, क्योंकि 90 मान लो आपने कर लिए तो लगेगा 150 में से 90 तो कम ही है। उसको ये नहीं पता है कि उन 90 में भी तेरे 40 गलत हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा। तो आप उस समय रुक जाएं। आप पहले सर ने जैसा बताया मैं भी बता रहा हूं आपको कि पेपर का पैटर्न, और पेपर यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, एवरेज लगभग 2 पेपर से आप देख रहे हैं हार्ड ही है, और मुझे भी उम्मीद है कि इसी प्रकार का पेपर आपको मिलने वाला है, ये आप कन्फर्म मान के चलें। भी कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति बैठ जाए तो अलग बात है कि बाकी पेपर का जो स्तर आप देख रहे हैं कि लगभग एवरेज से ऊपर ही रहेगा। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि मैंने प्रश्नों की संख्या गिनते रहे साथ साथ, कई बार वहां पता भी नहीं चलता। बात छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं चलता अपने को कि 110 कब हो गई, और 110 हो गई और ओएमआर में भरा गया, फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप चाहे बैठो चाहे कुछ भी करो, फिर तो समय बीत गया। तो आप साथ साथ, ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर में जब भी आप टिक करें तो उनको आप साथ साथ, पेपर में टिक करने के बाद 60% जैसे हो गए तो आप उसमें ओएमआर फिल कर लें। उसके बाद आप सेकंड राउंड जिसको बोलें, सेकंड राउंड का मतलब है कि आपको लग रहा है कि 2-4% ऐसे जरूर हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में एक उत्तर है, वो आप प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऐसा भी नहीं है कि अपने 100% रोक सकते हैं, 100% नहीं, लेकिन ऐसी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी कि हमें नहीं आ रहा और आप टिक करते जा रहे हैं कि 90 से इतनी होगा, सीट 47 ही है, और 47 सीटों में तो मेरिट लगभग, क्यों अपने अनुमान लगा लेते हैं अपने हिसाब से पहले ही भी लगभग 350 मेरिट रहेगी, तो आप अपने हिसाब से प्रश्न कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सीट सूट अपने को नहीं देखनी है, पेपर का स्तर देखना है। आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं
उससे आप 5-7 प्रश्न का रिस्क ले सकते हैं जिसमें आपको उम्मीद है कि ये मैंने पढ़ा था और इसका उत्तर ये हो सकता है, तो वो 5-7 प्रश्न आप जरूर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ और आप अपने हिसाब से करते हुए जा रहे हैं, तो वो चीजें भारी पड़ती है। जैसे वो बातें आप उन लोगों से पूछना जो 1 नंबर से, 1.5 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हैं। वो फिर आपकी, जैसे 2016 में मेरा 1 नंबर से मैं रह गया था 2016 के पेपर में, लेकिन पेपर बहुत इजी पेपर था। लेकिन हमें क्या है कि पहले 2014 का आपने पेपर देखा होगा, थोड़ा हार्ड था। 2014-15 में जो पेपर आया था सेकंड ग्रेड का, अच्छे लेवल का पेपर डाला हुआ था, तो उस अनुसार हमने तैयारी की। अब ये तो अपने पहले तो बता नहीं सकते कि पेपर कैसा आएगा, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, लेकिन पेपर देखने के बाद तो हमें पता चल ही जाता है कि पेपर का स्तर कैसा है, यदि आपने ईमानदारी से साल भर तैयारी की है तो वहां हुआ क्या कि पेपर का स्तर बहुत ज्यादा इजी और बिल्कुल एनसीआर, आज भी देख लेना आप 2016 का पेपर देखना, सेकंड ग्रेड का बहुत सीधा पेपर आया हुआ है। लेकिन हमें आदत क्या थी कि एलन की सीट थी मेरे पास शुरू से 2011, 12, 13 से, तो मेरी तो वो रटी हुई थी और पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस। अगले ने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी दे रखी थी, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं। पेपर ऐसा नहीं है भी उनसे सीट से नहीं आया, पेपर तो आया है, लेकिन जो पढ़ने का था ना, ऐसे लगा कि यार पेपर का तो बहुत स्तर है, ऐसे दिमाग में अपने उसके प्रति एक छाया चित्र बन जाता है कि हाँ पेपर का स्तर तो वैसा ही रहेगा। जब पेपर को देखा तो यार बहुत इजी है। अब वहां खूब, अब इजी पेपर था तो भी प्रश्न नहीं आ रहे। उनका यार इतनी तैयारी की है, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते थे, साल भर तैयारी की है, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। इतना सोचने का समय वहां होता नहीं है, क्योंकि उस समय भी क्या हुआ कि 172 ही सीट थी, सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी में 172 पोस्ट थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने भी 172 पोस्ट देख ली और तैयारी नहीं की, खूब तैयारी की, विश्वास रखा है भी हाँ होगा, चाहे नहीं हुआ, लेकिन 1 साल तक पूरी डेडिकेटेड होके बढ़िया तैयारी की और उसका पेपर तक भी असर नहीं हुआ। भी 172 सीट है, कभी लगा ही नहीं ऐसा। पेपर दे के आगे तो भी मेरे को यही था भी अपना सिलेक्शन होगा, लेकिन बाय द वे कारण क्या रहा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होगी, लगभग 48% नेगेटिव थे। पता नहीं चला भी कैसे टप कर दिए वहां। जब वो पेपर दे के बाहर निकले, आंसर की मिलाई, आंसर की तो आ जाती उसी दिन, लेकिन फिर देखा कि बहुत सी चीजें हमने गलत की हैं, लेकिन वो चीजें हमें बाद में पता चलती है। तो ये चीजें आप शुरू से लेके चलोगे तो आपको ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो नहीं आती। तो इस प्रकार आप पेपर आज से ही, जो हमारा बच्चा आ गया, जो सुनीता है, पिछली बार 2022 वाले पेपर में सिलेक्टेड है और दोनों की पोस्टिंग भी पास ही है, यही सूरतगढ़ से ही है। सुनीता गोदारा और दूसरी बच्ची शकुंतला मेहरडा, दोनों ही सीनियर टीचर के पद पर कार्यरत हैं और पिछली बार हमारे पास ही थे और लगभग अभी साल भर से स्कूल में पोस्टेड हैं। दोनों को इसी उद्देश्य से बुलाया गया था कि हम लास्ट में एक प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आपके जो सवाल हैं, हम तो बता ही रहे हैं, आप अपने सवाल भी इनसे पूछ सकते हैं, बाकी आपको बताएंगे भी, थोड़ा अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। तो अभी आज का कारण एक ये भी रह गया कि आज सीटेट का पेपर था और कुछ दो पिछले आपने 2-3 दिन से देखा होगा कि ठंड बहुत पड़ रही है, उसका भी असर है। जैसे आशा से बात हुई थी, वो भी आ रही है, भी रास्ते में है कि सर 2-3 दिन हो गए, उसमें भी हमारे खूब आप अब कई बार ये सोचते हैं कि सर पहले तो ये था कि सर 47 ही पोस्ट है, अब 261 आगे कह रहे सर 261 ही है, अब क्या जवाब दें। अब जैसे आगे पद बढ़ेंगे क्या, इस प्रकार के सवाल आने लगे। तो अब कई बार जैसे पक्ष से जाते हैं भी, हर एक बात मतलब बहुत बार आपको बोल चुके हैं कि सीटों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 261 सीटें बहुत है। आपको ऐसा लग रहा है, यदि आप रेगुलर साल भर से तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, तो आप यही सोच लो कि यार मेरे को तो 261 अंडर 261 ही रैंक लेके आनी, ऐसा भी सोच सकते हैं। नहीं, अब तो ये क्या 261 में देखिए, उसमें जनरल अपने आप ही डिवाइडेशन कर लेते हैं कि 50 तो जनरल की है, 50 महिला की है, 20 SC की है, फलाना है, तो सीटें तो अपनी हैं भाई। आप ये क्यों सोच रहे हैं, आप ये सोच के चलो मेरे को तो 261 के अंदर सिलेक्शन लेना। यदि ये बात आप शुरू से सोच के चलोगे तो ऐसी समस्या नहीं आती। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, आपको इसमें ही पता अनुमान लग जाएगा, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जब पेपर होगा तो आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि 47 सीटें थी और कंपटीशन क्या है, तो आप खुद कह दो कि सर ने बात सही की थी। क्योंकि वो हर एक आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, हर आदमी चाहता है सेफ जोन में रहूं। अब जैसे ही रीट की घोषणा हुई पात्रता परीक्षा की, तो हर व्यक्ति के मन में से रात की सांस लेके आ गई
क्योंकि एक बड़ा माहौल है राजस्थान के अंदर, ऐसा लगता है हालांकि कुछ उसमें भी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचें कि बस रीट आ गई तो आप नो क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीट आ गई तो आपने एक चैन की सांस ली कि कम आ गई, और उसके बाद हमारी सोच क्या रहती है कि इसमें 50,000 सीटें आएंगी, साइंस की 5,000 सीट आ जाएगी, तो अपने उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो आप ये सोचो कि आप जैसे बहुत से लोग ये बात सोच चुके हैं और सोच रहे हैं, लगभग ये मान के चलो आधे से ज्यादा 70% विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि हमें रीट की तैयारी करनी है। तो कंपटीशन आपका लगभग वही रहेगा। लेकिन हम यदि सब्जेक्ट अच्छे तरीके से लगभग साल भर से पढ़ रहे हैं, तो मेरे आइडिया से सब्जेक्ट एक साल पढ़ने के बाद कुछ रहता नहीं। आप नियमित रूप से यदि पढ़ेंगे तो आराम से बहुत कम समय के अंदर इसमें सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो आप इन भर्तियां और भी आने वाली, आप भर्तियों की टेंशन मत लो। यदि आप पॉजिटिव रूप से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे आगे समय में। लेब असिस्टेंट का भी सिलेबस इससे मिलता जुलता है। तो आपको 3 मौके आपके पास थे यदि आपने सही तरीके से, जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहा है उसके पास शुरू से मैंने आपको बताया था कि 3 मौके हैं। पहला संस्कृत एजुकेशन का, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन का, और तीसरा हमारा लेब असिस्टेंट का। तो तीनों मौके हमारे पास है, अभी भी हमारे पास ही है तीनों मौके। लेकिन हम क्या है, विश्वास नहीं करते उस चीज पे, बातों में आ जाते हैं। दूसरे ने कह दिया कि यार तू रीड की कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूं। ऐसा नहीं, आप खुद का सोचो, खुद का देखो कि मैंने क्या पढ़ रखा है, मेरी तैयारी कहां तक है, आप खुद सोच सकते हैं। अब जैसे हमें पूरा पेपर सॉल्यूशन करना है, क्योंकि अब मैं पढ़ाई के बारे में तो आपको क्या बताऊं कि कौन सा टॉपिक अब क्या करना है, क्योंकि इतना समय बचा नहीं हुआ है और कोई फायदा भी नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि केमिस्ट्री में आप ये यूनिट करो, वो करो, तो वो आपको अपने तरीके से, जिस तरीके से आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनको आपको इस तरीके से ही मैनेज करनी है। और इसके अलावा मैंने 1-2 दिन पहले का आपको टाइम टेबल बताया था कि एक समय से बहुत जरूरी है कि लगभग आपने पिछले पेपर के अंदर, अभी सख्ताई भी बहुत ज्यादा चल रही है पेपरों के अंदर, तो आपको समय का खास तौर से ध्यान रखना है। जहां भी आपका सेंटर आए, चाहे बीकानेर आए, चाहे आपका जयपुर आए, जहां भी आए, लगभग संभाग स्तर पे होता है, हो सकता है आपका गंगानगर आ जाए, तो आपको पूर्व निर्धारित समय, जैसे उन्होंने 9:30 का टाइम दिया तो आप 8:30 पहुंच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम समय से 5 मिनट 10 मिनट देरी से होते हैं तो हाँ, हड़बड़ाहट की स्थिति हो जाती है बहुत बड़ी, और जो चीजें हम कुछ और सोच के जाते हैं और कुछ और हो जाते हैं। क्योंकि आप यदि समय से 1 घंटा पूर्व पहुंच सकते हो, कोई आप पूरे साल यार पढ़ नहीं तो रहे हो, कई वही बात दुलचंद जी वाली थी, लास्ट टाइम में पढ़ने वाला वो छोड़ दो तो 1 घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा। और कई बार क्या है कि जैसे आप जयपुर जा रहे हो, बीकानेर जा रहे हो, तो वहां ट्रांसपोर्ट की भी समस्या आ जाती है, सुबह भीड़ भी बहुत होती है। तो आप पहले दिन जैसे ही आप आराम से 27 तारीख को, जैसे 29 को आपका पेपर है, तो आप 28 को शाम को बीकानेर पहुंच जाओ। हर व्यक्ति की जानकारी, लगभग परिवार कोई ना कोई रहता होता है, आराम हर शहर में आपको कोई ना कोई जानकारी मिल जाती है। तो आप पहले दिन पहुंचो बीकानेर और वहां अपना सेंटर लोकेशन पहले पता कर लो भी हमारा सेंटर कहाँ है, जहां भी जिस भी जिले में आपका। तो आप ये पहले पूर्ण, यदि आपका पूरा ऐसे मानचित्र दिमाग में बना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके दिमाग में एक बात हमेशा चलती है कि प्रवेश पत्र आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार सेंटर पता नहीं कहाँ है। आप 1 दिन पहले पहुंचो, पहले आप पता कर लो, लोकेशन पता कर लो, और उसके बाद आप पूर्ण रूप से तैयार होकर वहां पहुंचो। पेपर को बढ़िया तरीके से आपको सबको करना है, अच्छे तरीके से। जो प्रश्न नेगेटिव का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उनको हमें हल नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। उसकी तैयारी है या नहीं, जिसकी है उसको भी ध्यान रखना है, जिसकी तैयारी नहीं भी है, एवरेज तैयारी, उसको भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर जब हम ये चीजें लग रहा है हमें छोटी नहीं है, लेकिन इसका कई बार बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये उदाहरण आपके सामने आते हैं, आपको पेपर वाले दिन भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे। गेट बंद होगा फिर भी बाहर 4-5, अगले दिन अखबार में फोटो भी आती है, कोई रोते हुए की आ रही है कि मैं 5 मिनट देरी से पहुंचा, पुलिस वाले ने कहीं शर्ट आदि बाजू भी। ये सारे नियम आपको पहले दे रखे हैं, लेकिन हम जानबूझ के उनको अनफॉलो करते हैं सारे। हमें पता है कि प्रवेश पत्र में भी साफ लिखा होता है कि आपको आदि आस्तीन की शर्ट पहन के जाना है, जूते नहीं पहनने हैं, सारी चीजें क्लियर है पहले से। बॉल पेन या पेन जो लेके जा रहे हो वो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, घड़ी नहीं पहननी है, बेल्ट नहीं है, ये सारी चीजें वहां निर्देश होंगे आपको। लेकिन फिर भी हम जानबूझ के उन चीजों को, और फिर वो भगाते हैं वहां से, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो तो अपना काम करेंगे। तो आप पहले से इस तरीके से व्यवस्थित होके जाएं कि हमें वहां केवल पेपर के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ये जो बैरियर छोटे छोटे आएंगे, ये में लास्ट बहुत ज्यादा आप ऐसे मान के चलो, मैंने ऐसा देखा कि जब बच्चे हमारे पास टेस्ट देने आते हैं उस समय केवल 20, 30, 50, 100 बच्चे बैठे होते हैं। वहां उनकी ऐसी स्थिति होती है, कई बार जैसे लगता है बहुत बड़ा दबाव झेल के आए,
से घबराए हुए से आएंगे कि यार पेपर पता नहीं कैसा है, तो आप वहां मान के चलो कि हम पूरे राजस्थान के अंदर पेपर देने जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति किस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार का दबाव होगा। तो आप पहले से फ्री होके जाए इन चीजों से। वहां केवल हमारा दिमाग एक पर ही क्लिक करना चाहिए कि हमें जाके केवल ओमआर और पेपर सेट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पूर्व के अंदर ध्यान में रखनी है, पूर्व में आपको पता होनी चाहिए। वैसे हम साथ साथ हर एक पेपर में आपसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको हर बार हर पेपर के अंदर आपको ये छोटी छोटी बातें बताई हैं। कह रहे हैं कि मैंने, सही बात है इनकी, इन्होंने जिस प्रकार से सवाल किया मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, सुनीता की तरफ से। इनका कहने का मतलब है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, ये कह रहे हो, और उसके साथ साथ मैंने उत्कर्ष के नोट्स पढ़ लिए, या जिस भी कोचिंग से आपने कोचिंग लेके उनके नोट्स पढ़ लिए। उसमें से कुछ सवाल नहीं आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि 45% बायो के आते हैं, तो उसमें से हमें 15-20 छोड़ने भी होते हैं। छोड़े कि नहीं छोड़े? हाँ, छोड़े। जिस प्रकार से 45% आप सबसे पहले 100% मत करने का प्रयास करो। आप उस विषय के अंदर पहले एवरेज पढ़ो कि जो टॉपिक हमारा उत्कर्ष के नोट्स में या जिस कोचिंग से आपने ले रखा है या टेस्ट सीरीज के अंदर जहां से भी आप पढ़, उसमें पूरा है कि नहीं, वो टॉपिक पहले आप इन्होंने जो करवा रखा है वो आप पूरा करो। पहले आप पहले ये मत देखो कि मैं उसको पूरा ही 100% ले लूं, नहीं मिलेंगे आपको। मैं ये दावे के किसी भी कोचिंग में चले जाओ आप पूरा नहीं करवा पाते हैं। विजिलेंस जैसे नॉर्मल टॉपिक दे रखे हैं, अतिरिक्त ध्रुवीय झिल्लियां वगैरह ये ऐसे टॉपिक नहीं करवा रखे। जेनेटिक्स के अंदर कुछ एक है, कुछ एक आपका जैसे बायोटेक का पार्ट है, बहुत सी चीजें नहीं है। लेकिन आप यदि थोड़ी सी मेहनत करें तो राजस्थान बोर्ड की बुक मैंने आपको बताई थी, या आप सबको पता है। एनसीईआरटी के अंदर जैसे सुनीता ने बताया कि मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी के साथ इनके नोट्स पढ़े तो लगभग 90% सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। 90 नहीं 80% का आप कंफर्म मान के चलो कवर हो जाता है। कुछ एक जो टॉपिक है उनको हमें अतिरिक्त, ये हमारा प्रयास हमें खुद करना पड़ेगा। प्रश्न उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूं आपको, लेकिन ये ना हो कि आप वो मैटर के सर आज रुपए आप ढूंढ लेंगे, ढूंढ तो आप लोग लेकिन पढ़ नहीं पाओगे 10 दिन के अंदर। अब आपको वही चीजें फॉलो करनी है जो पुराने वाली है। लेकिन आगे की ये मैं आपको आगे के लिए बात बता रहा हूं कि आप वो चीज ढूंढें, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आप बीएससी की बुक से देखें, चाहे आप एलएन की सीट देखें, चाहे आप राजस्थान बोर्ड, चाहे एनसीईआरटी, उनमें से आप ढूंढ के मैटर एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और उस मैटर को आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों को पहले से ये था कि कहीं वहां जैसे जुड़े हुए थे, तो जैसे ही आए कि सर हमने पेपर तो वहां दिए हैं, पेपर हम दे रहे हैं, तो आप एक पेपर फ्री रखो, हमें विश्वास। टेस्ट सीरीज का जो उद्भव है वो उस पे मैं बात करूं कि 2016 में जैसे मैंने पेपर दिया था, तो राजस्थान के अंदर टेस्ट सीरीज नाम का कोई प्राणी नहीं था ही नहीं, टेस्ट सीरीज थी ही नहीं। तो सिलेक्शन तो मेरा भी हुआ है भाई, मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, इसका वर्चस्व बढ़ता गया, तो लोगों ने इसका क्या सिस्टम किया कि जैसे किसी व्यक्ति जो कोचिंग पर विशेष तौर से काम कर रहा है, कोई भी कोचिंग है, वो अपने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ी कि सर आप टेस्ट भी लो। तो उनके पास इतना समय नहीं होता भी, जो व्यक्ति टेस्ट बनाएगा लिखेगा उसको जोर आएगा। आपको रजिस्टर भी लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, लिखने पड़ेंगे पर्सन, पुराने पेपर देखने पड़ेंगे, इतना उन लोगों के पास टाइम नहीं है। अब नाम जिस संस्था का है उस नाम से आप चाहे कुछ भी बेच लो, बाजार के अंदर बिकेगा। आप उसके ऊपर लिख के ठप्पा लगा के कुछ भी बेच लो, बिकेगा, बच्चा लेगा। क्योंकि बच्चे को इस बात की पता नहीं है बेचारे को कि वास्तव में अंदर क्या लिखा हुआ है, भाई अंदर वास्तव में विषय वस्तु है क्या। वो चल गया, टेस्ट का ऐसे चला तो सभी ने शुरू कर दी। अब इस बात का तो उस व्यक्ति को पता है जो टेस्ट देने जा रहा है कि वास्तव में पेपर क्या। उसमें से भी मैं आपको बता दूं 80% बच्चों को यह पता नहीं होता कि पेपर में क्या आया क्या है, वो तो केवल देते ही हैं। तो टेस्ट आप जहां भी दे ना दे, चाहे आप खुद पढ़ें, लेकिन आपको ये पहचान होनी चाहिए कंटेंट की। चाहे आप कोचिंग भी कर रहे हैं, चाहे आप किताब भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कंटेंट की पहचान होनी बहुत जरूरी है कि वास्तव में ये व्यक्ति, ये संस्था या ये किताब जो छपी हुई है या इसमें जो हमें कंटेंट मिल रहा है वो वास्तविक है या नहीं है, पेपर अकॉर्डिंग है या नहीं है, पेपर ओरिएंटेड है या नहीं। उसका कारण बताऊं कैसे आपको पता, अब सर हमें पता कैसे चलेगा, तो उसमें हमने आपको शुरू से बता रखा है कि आप जब पुराने पेपर देखेंगे आरपीएससी के साइट पे सारे डाले हुए आप देखेंगे तो उनसे आपको पता चल जाता है कि वास्तव में पेपर का स्तर तो इस यूनिट से ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं, और हम उस यूनिट से, जैसे इलेक्ट्रो की यूनिट है पहले से वो हार्ड है, फिजिक्स के अंदर कोई यूनिट न्यूमेरिकल वाली पहले से हार्ड है, लेकिन हम उसमें हमारा समय जाहिर करते हैं केवल
खराब समय खराब कर देंगे, हार्ड से 8% देंगे, और हार्ड से 8 बच्चा फिर विचलित होता है उससे कि यार उसने तो पेपर बहुत हार्ड बनाया था। लेकिन आप ये चीज देखें कि उस पेपर में हमारे लिए क्या काम की चीज थी, आप उससे विचलित नहीं हो, क्योंकि जो बच्चा है वो मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं व्यक्तिगत संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे से जुड़ा हुआ है, किसी भी संस्था से जुड़ा, वो हर जगह जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज का पता ही नहीं है। वो हमारे यहाँ भी देगा, वहां भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे कोचिंग का, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जहां से भी एक बार कर ली, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप सफिशिएंट, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं, करने की कतई जरूरत नहीं है, आपने केवल। लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है, वो फिर क्या करेगा, आज यार उसकी तो ठीक नहीं है, नोट्स बढ़िया नहीं है, चलो अपने वो ज्वाइन कर लेते हैं। उसी प्रकार टेस्ट सीरीज का है, कहीं भी दे, आप एक जगह देगा, 2 जगह देगा, 3 जगह, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार से उन प्रश्नों को पहचान करना सीखें। जब तक आप कंटेंट की पहचान नहीं करेंगे तो फिर समस्या आएगी। नहीं, आप ये मत सोचो कि कोई 5-7 साल से तैयारी कर रहे, बीएड के साथ ही सिलेक्शन हुआ है, क्यों उसी टाइम बीएड हुई थी, बीएड के साथ ही सिलेक्शन हुआ। बताओ, कोई नीट की तैयारी नहीं कर रखी इसने। 1 साल के अंदर आप यदि सेल्फ कोचिंग करने के बाद साल भर यदि सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो मेरे अनुमान के मुताबिक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए, भाई मैं ये चीज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। दूसरा कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएगा। चीजों का जो ये अनुभव आपको मिलते हैं उनका आप लाभ उठाएं। बाकी तरीके से आपको बताया है, देखो ऐसा बोलना काफी मुश्किल होता है स्टेज पे, यहाँ बोल आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो आपको भी ऐसा महसूस होगा। मुझे बोलते हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि क्या बोलूं, क्योंकि शब्द कोश के अंदर शब्द होने चाहिए, तब यहाँ आके बोला जाता है। और वो कब होता है, जब हमारा अनुभव होता है। धीरे धीरे जब अपने स्कूल में, प्रार्थना में धीरे धीरे बोलेंगे तो ऐसा बढ़ जाता है अनुभव। ये तो बात की बातें हैं, लगने के बाद समस्या नहीं आएगी, समस्या तो पहले की है, बाद में तो कोई समस्या आएगी नहीं, बोलोगे तो भी चलेगा। देखो तैयारी करने का अनुभव एक अलग अनुभव है, लगने के बाद पढ़ाने का अनुभव एक अलग, वो तो बाद में सीख सकते हैं अपने, हर पूरी उम्र ऐसा नहीं है कि अपने सीखते हैं हर बार। तो इन्होंने बहुत ही सही स्पष्ट शब्दों में आपको बताया है और इसी तरीके से इन्होंने तैयारी की है। तो अब इसके बाद आशा से मैं कहूँगा कि वो भी अपने जो अनुभव है वो शेयर करेंगी। इसके बाद अपना जो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय है, मैं भी समझता हूँ। ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपका समय खराब किया जाए, लेकिन इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि आपको जितना हो सके सटीक बातें बताई जाए, ताकि आपको वो काम आए आगे आने वाले पेपर में। इसके बाद आपके नाश्ते की भी व्यवस्था है। फिर लास्ट के अंदर आपको सभी को एक एक पेन, और मेरी एक इच्छा है कि उस पेन से आपको पेपर करना है। कोशिश की है मैंने पारदर्शी पेन लाने की, मान लो नहीं पार पड़े, लेके एक बार जरूर साथ जाना आप। मान लो वो रोके भी पारदर्शी नहीं है तो आप छोड़ देना, यदि चले तो आपको वही लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद इनका सम्मान है, बच्चियां जो आई हुई है 2-3, और अभी मैं आशा से निवेदन करूंगा कि वो अपने जो अनुभव है सटीक शब्दों में बच्चों से। पहले माँ शारदे के चरणों में वंदन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले देखो सबने बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरा कुछ अलग से तो रहने वाला है नहीं। मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास। सर कुछ बोले, मैं कुछ बोलूँ, सुनीता जी कुछ बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, जब तक खुद पर विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और तैयारी है, तैयारी सब करते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, सभी का नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि एक तो तैयारी कर रहे हैं लेकिन लास्ट टाइम आएगा जब एग्ज़ाम का, तब हमें स्ट्रेस फील होने लग जाता है, डर घबराहट, जो कि मुझे होती है, हर बार होती है। कोई भी एग्ज़ाम देने जाऊँ मेरे होती है ये दिक्कत। नींद नहीं आती पहले दिन, रात को लेट तक नींद नहीं आती, डर लगता है कल क्या होगा। तो मैंने तो एक ही बना लिया, जैसे कि मैंने तैयारी शुरू की है 2021 लास्ट से शुरू की है, मेरी बीएड 21 में हुई है कंप्लीट और 22 में एग्ज़ाम था। तो मेरे अगस्त सितंबर तक ये था कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इस चक्कर में मेरी हेल्थ भी काफ़ी खराबी चली थोड़े दिन। तो फिर घर वालों ने सबने यही समझाया कि नहीं होगा तो क्या होगा, अगले साल देखेंगे और अगले साल देखेंगे। अगर अभी टेंशन कर करके जो 2-3 महीने का टाइम है वो ऐसे ही निकाल दोगे तो अब जो होना है वो बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन मैंने ये सोच लिया कि चाहे अब तबीयत कितनी भी खराब हो, चाहे कुछ भी हो, एक तो ये नेगेटिविटी दिमाग से निकालनी है कि नहीं होगा।
क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर है। तो ऐसे करके मैंने पहला एग्ज़ाम दिया वन रक्षक का, जो मेरा फॉर्म भरा हुआ था, 20 या 19 की वैकेंसी थी और एग्ज़ाम शायद 22 में लगा था नवंबर में। वो एग्ज़ाम मैंने और मेरे भाई दोनों ने दिया। उसकी प्रॉपर तैयारी थी, मेरी तैयारी ये सेकंड ग्रेड की ही चल रही थी। मेरा पेपर पास हो गया, भाई का नहीं हुआ। अब मुझे तो फिजिकल के लिए बुला ले तो मैं दौड़ भी नहीं पाऊँ, तो ऐसा तो होता ही है कि मेरा नहीं होता, भाई का हो जाता, उससे मोटिवेशन मिलता, लेकिन मेरा हो गया, वो ज़बरदस्ती हो गया। ठीक है, तो उस दिन मुझे ये लगा कि अगर मैं फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दूंगी, वन रक्षक का एग्ज़ाम डिफिकल्टी आया था, इतना इजी भी नहीं था, तो फ्रेश माइंड था उस टाइम पे, कोई टेंशन नहीं थी, होगा नहीं होगा इसमें तो क्या करना है, बस ऐसे एग्ज़ाम देना है। तब से फिर ऐसे मन में ये हो गया कि हाँ, विश्वास है खुद पर तो अपन कर लेंगे। फिर ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया मैंने, और इसमें मेरा ये है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम दें तुरंत आंसर की मिला लें। लोगों को डर लगता है कि बाद में मिलाएंगे, एक दिन बाद में मिलाएंगे, तू मिला दे, फ्रेंड्स को बोलते हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, ये डर सबको लगता है। और हमारे तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया फर्स्ट पेपर उसी दिन, तो मेरे घबराहट वाली तो है ही दिक्कत। और जैसे ही एग्ज़ाम रूम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने 25-30 क्वेश्चन कर लिए थे ओमर सीट में और लगभग पेपर पूरा पढ़ लिया था। तो जैसे ही बोला कि ये पेपर आउट हो गया, यहीं रुक जाओ, आगे नहीं करना है, मेरे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। एक तो ठंड थी, ठंड में ऐसे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, और ऊपर से ये हो गया कि क्या हो रहा है, इतनी तैयारी की है और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब क्या करें। आधे घंटे में वहीं स्कूल में बैठी रही और वापस घर गई, टैबलेट ली, हेडेक होने लग गया, टेंशन होने लग गई कि अब ये तो वैसे कैंसिल हो गया और ये आगे वाला मैं खराब करूँगी टेंशन से। फिर बार बार यही चल रहा था दिमाग में, करूँ क्या। फिर लास्ट में लंबी सांस ली और सोच लिया कि अब जैसे जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे। भगवान भी तो हेल्प करते ही हैं, अगर हमारी तैयारी अच्छी है, हमने मेहनत की है, तो भगवान ज़रूर देखते हैं हमारी मेहनत भी। तो फिर जैसे ही पेपर आया, और मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में है, बायो का मुझे शुरू से डर लगता था और हमेशा यही था कि मरवाएगी तो बायो ही मरवाएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स तो कैसे भी हो मैं कर लूँगी, अगर टाइम भी कम रहेगा तो भी मेरी स्पीड अच्छी है करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड मेरी शुरू से अच्छी है, स्कूल टाइम से ही। मैंने कहा कर लूँगी मैं। तो पहले उल्टी कॉपी जो होता है ना, पेपर उल्टा खोलती हूँ मैं, शुरू से कभी नहीं खोला है, पीछे से। तो पहले टीचिंग मेथड्स वाले क्वेश्चन आए, वो तो इजी होते हैं थोड़े, हो गए, आ रहे हैं। फिर जैसे ही केमिस्ट्री की, तो ऐसे मुझे लग गया था कि 60 क्रॉस हो जाएंगे आराम से। फिर जो बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन थे, तब मैंने वो थोड़े छोड़ रखे थे पहले से ही, ये अगर टाइम मिला तो बाद में करूँगी। और मैंने क्वेश्चन खूब किए थे, ऐसे नहीं है कि बस सो करके बैठ गई, पेन चल ही रहा है, जब तक टाइम नहीं हुआ तब तक पेन चल रहा है मेरा। और ऐसा हुआ कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर बस निकलने वाले थे, ऐसे फॉर्मूला लगा के उसमें पूरे वो मान वगैरह रख रखे थे मैंने, लेकिन फिर पता चला कि 15 मिनट ही रहे हैं एग्जाम के। तो मैंने कहा ठीक है, कोई ना, जितने हो गए उतने हो गए। मेरे 130 के समथिंग क्वेश्चन मैंने किए थे, 130 134 इतने किए थे। मैंने कहा कि अगर नेगेटिव में जाएंगे तो भी कितने जाएंगे, हो जाएंगे, मामला सेट बैठ जाएगा। और फिर जैसे ही आई, अब रास्ते में ये भी डर लगे, घर नहीं पहुंची, लेकिन डर ये लगे कि कहीं इतना रिस्क ले लिया है, तो इस चक्कर में कहीं 60 ही नहीं बने तो, क्वेश्चन सही नहीं हुए तो 58 में रह गई, 59 में रह गई, ये डर, ऐसे टेंशन, ऐसे घबराहट हो रही है, ऐसा रोने वाला मन हो रहा। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, मैंने किया है पेपर, मैंने पढ़ाई तो की है, पता है मैंने क्या सही क्या गलत है। तो जैसे ही अब तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिलता है मेरे पेपर का, यूट्यूब पर भी नहीं मिलता है, गूगल पे नहीं मिलता है ना, गूगल पे भी टाइप कुछ करें, टाइप कुछ और ही होगा, होता है ये एग्जाम टाइम में, यही होता है। फिर भी मैंने 2 घंटे के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन देखे हो, नोट्स थे मेरे पास कलाम के, केमिस्ट्री के थे, तो लगभग क्वेश्चन मिल गए और गूगल पे देख लिए। तो मैंने 2-3 घंटे के अंदर आंसर की मिला ली। अब मेरे 84 करेक्ट हो रहे थे क्वेश्चन, नेगेटिव कट करके। मैंने तुरंत सर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे इतने हो रहे हैं, हो जाएगा। सब यही बोल, तुम्हारा नहीं तो किसका होगा, 84 में नहीं होगा तो किसका होगा फिर।
60 वालों का हो रहा है तो मेरा तो होना ही है। तो उस दिन से फिर ये था कि अब फर्स्ट पेपर में क्या करना है। सेकंड में तो ठीक है, अच्छा हो गया सब, फर्स्ट में कैसे क्या करूं। और फिर उतने में थोड़ी देर बाद डेट आ गई थी ना फर्स्ट एग्ज़ाम की भी, जनवरी में 29 जनवरी को है। तो फिर मुझे ये कि 29 को क्यों है, 24 को ये सेकंड पेपर हुआ है दिसंबर को, तो 29 दिसंबर को भी तो करवा सकते हैं। तैयारी है, तैयारी रहेगी, लेकिन वो सरकार के जैसे सही लगे वैसे ही करेगी सरकार, हमारी थोड़ी मानेगी। तो 1 महीने का टाइम मिल गया और वो टाइम मुझे तो करंट हो गया, राजस्थान का है, राजस्थान में हम रहते हैं तो हमें थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। और साइको टीचिंग मेथड्स इनका तो ये है कि जितना समझेंगे अपनी समझ पे है। एक तो अपन पढ़ रहे हैं, एक अपन समझ रहे हैं, फ़र्क होता है। 2 घंटे अगर रीडिंग ले रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं होगा। अगर 2 घंटे अगर अपन जो भी टॉपिक है उसमें पूरा ऐसे डूब जाएं कि हाँ अपन ही हैं विद्यार्थी। साइको तो यही है, साइको मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रही है। और जबकि मैंने पहले साइको में कुछ नहीं पढ़ रखा, ये रीड का एग्ज़ाम दिया था और सेकंड ग्रेड, बस इतनी साइको पढ़ी है। लेकिन एक इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप को बन जाता है साइको में। तो लोग कहते हैं कि साइको कैसे करें, जबकि मैं मानती हूँ कि साइको तो अपन खुद से कर सकते हैं। खुद को खुद समझा नहीं सकते क्या? खुद एक बच्चा नहीं बन सकते अपन कि हाँ जैसे मैं 9th क्लास की लड़की हूँ या 8th क्लास, अब कैसे क्या पढ़ाना है बच्चे को। इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं, और साइंस वाले हैं अपन आराम से कर सकते हैं इमेजिनेशन। तो ये है कि साइको टीचिंग मेथड्स ये समझने वाले हैं। बच्चा क्या, ये वर्ल्ड इंडिया, ये बच्चा, क्योंकि ना तो हमने इंडिया पूरा देखा है ना वर्ल्ड देखा है ना। तो उसका ये सीधा सा है कि कहीं से कोचिंग, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी टीचर्स के लगभग मिल जाते हैं, 1-2 वीडियोस मिल जाते हैं। पूरा कोर्स तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाते हैं। तो वहाँ से एक बार वीडियोस देख लो, और फिर ऐसे कि वो तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है, याद करेंगे कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, तो कई बार तो ऐसे होता है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो भी हम क्वेश्चन का जो आंसर 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन काटना सीख जाएंगे। ऑप्शन 2 तो हम काट लेते हैं, लास्ट में दिक्कत कहाँ आती है, 2 में आती है, ये होगा ये होगा, है ना। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं लास्ट में। ना होगा हमें कितना आ रहा है, कहाँ कमी रह रही है। कोई भी टॉपिक होता है हम पूरा पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमने पढ़ा क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये माइंड में होता है। तो उस टाइम आपको यही सोचना चाहिए कि ये कमी कहाँ रह रही है। जो क्वेश्चन है हमने पढ़ा है उसमें से हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो इस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कब होगी? जब हम पेन हाथ में लेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि है ना, जैसे पढ़ने की होती है, लिखने की नहीं होती। न्यूमेरिकल्स होते हैं, सॉल्व करने की नहीं होती, बस देख लिया सूत्र इसमें ये लग रहा है, ऐसे करके अपन निकाल लेंगे, ये होता है। लेकिन जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कुछ होना है नहीं, बायो में फिर भी रट सकते हैं। तो ये है कि केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बेस्ट है। जैसे हमारे टाइम पे वो यूनिवर्सल सर बता रहे हैं, वैसे यूनिवर्सल से क्वेश्चन देते थे टेस्ट में, 1-2 टेस्ट दिए हैं मैंने भी। तो यूनिवर्सल इतनी बड़ी बुक है। तो कुल मिला के यही है कि जो भी जहाँ भी पढ़ो, एक तो विश्वास खुद पर रखो, और जो मटेरियल आपके पास है उस पर रखो। और होता है फिजिक्स का होता है कि फिजिक्स समझ नहीं आती, टीचर्स भी नहीं मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब है। यूट्यूब पर कोई ना कोई टीचर ऐसा मिल जाएगा जिसकी हमें समझ आ जाएगी। मैंने कलाम का कोर्स ले है तो पूछ सकता है भाई, सही स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया। आप देखिए, आपको लग रहा है कि आप बहुत संघर्षी बच्ची है,
कि इन्होंने इस परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी और साथ में फिजिक्स को भी पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। केमिस्ट्री जब भी रैंक 13वीं आई है, 13वीं रैंक आने का मतलब है कि इन्होंने सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया। तो आप किस जो सवाल है तो आप एक पूछ सकते हो ना, है क्या कोई पूछ रहा है? क्लियर? धन्यवाद आशा। कि ये जब आई थी तो इन्होंने भी एक बात पूछी थी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि सर मेरा तो नहीं होगा, मैं गांव जा रही हूँ। शायद आपके भाई आया था क्या, कौन आया था उस टाइम, मेरे को ध्यान नहीं था, जब आप आश्रम से इधर आए थे। हाँ, तबीयत खराब हो गई। हाँ, इन्होंने बोला था कि सर मेरा तो होगा, मैं घर ही कर लूँगी तैयारी, क्या पता होगा कि नहीं होगा। और मैंने इनसे बात की, एक दो बार पूछा, मैंने कहा किस प्रकार से, इन्होंने कहा मैंने नीट की तैयारी कर रखी है। मैंने कहा फिर तो आपका हो जाएगा, आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि पता चल जाता है देखने से, एक दो आप बात करते हैं किसी से तो यदि आप में पहचानने की कमी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहचानना सीखना, यदि आपको लगे बात करते ही आपको स्टूडेंट का पता चल जाना चाहिए। यदि आप सही शिक्षक हैं तो आप एक बार बात करोगे या टेस्ट कैसे भी आप पता कर सकते हो, एक दो बार में आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कहाँ तक है। तो मैंने इनसे कहा कि आप जाके, और सर मैंने पढ़ा है, खूब टेस्ट दिए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा और तबीयत भी मेरी ख़राब है, मैं घर रह के तैयारी करूँगी। तो मैंने कहा घर जैसा आप यहाँ रह रहे हैं उसकी तुम घर के ऐसी पढ़ाई आपकी घर में नहीं हो पाएगी। आप एक बार रुको, 2 महीने, शायद 3-4 महीने उस टाइम बचे हुए थे पेपर के। तो इसने बाद में रेगुलर भी रही, बढ़िया तैयारी की। पेपर होने के बाद भी मैंने बात की तो इतने नंबर थे, मैंने कहा आपका बढ़िया रैंक से हो जाएगा। तो मेहनत जो करता है उसको फल मिलता है। कई बार टाइम लग जाता है, हो सकता है कि पहली बार में ना हो, ऐसा होता है कई बार, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम उस आदि राह तक हम पहुंच चुके होते हैं। जैसे आप इस संस्कृत शिक्षा एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अब आगे होने के बाद आप सोचो कि नहीं यार इसमें तो नहीं होगा, अपने और कोई देखते हैं, तो हम भटक जाते हैं। यदि आपका ठीक चल रहा है और आप ठीक तैयारी कर चुके हैं तो आपको भटकना नहीं चाहिए मेरे अनुमान के। उसमें दे रखा है, आप ध्यान से 10% यदि आप नहीं भरते तो उसमें आपकी नेगेटिव होगी 1/3, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना, आपको पूरे ही, क्योंकि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यही भरने के, तो आप उसका फायदा लो। हाँ, नेगेटिव में नहीं होंगे, 10% से ऊपर भरे हुए तो नहीं होगा नेगेटिव, बाकी टाइम बच जाएगा अपने पास। घड़ी में हम एक बार लास्ट के अंदर जो बच्चे यहाँ हैं उनको एक एक पेन सबको देंगे। उस पेन का मैंने बताया भी था कि आपको यूज करना है, कोशिश करनी है पेपर वाले दिन। और अभी नाश्ते का प्रोग्राम है, पहले अपने नाश्ता करेंगे, फिर संयुक्त फोटो है और फिर पेन वाला प्रोग्राम, और उसके बाद अपने जाएंगे।